हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम राकेश चौधरी है और मैं इस क्लास चैनल के माध्यम से आपको क्लास 11th और 12th का अकाउंट्स बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स की क्लास प्रोवाइडेड कराऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अकाउंटेंसी। बेटा ये राकेश सर कॉमर्स क्लासेस, ये मेरा चैनल का नाम है। इसी चैनल पे मैं आपको क्लास 11th एंड क्लास 12th दोनों ही क्लास मैं अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज, इसके बाद क्लास 12th का भी अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज प्रोवाइड करूंगा। तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे कि आपको टाइम पे इसकी वीडियोस आपको मिलती रहे। ठीक है, चलिए तो आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूं क्लास 11th का अकाउंटेंसी, जिसका पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। क्या होता है आखिर अकाउंटिंग। मैं आप लोगों से पूछूं अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है तो आप लोग क्या बताओगे। अकाउंटिंग का मतलब होता है कि देखो, किसी भी चीज को रिकॉर्ड करना, किसी भी चीज को रिकॉर्ड करना। और जब अकाउंटिंग करते हो, और अकाउंटिंग में हम उन चीजों को रिकॉर्ड करते हैं जो बिजनेस, जो कमर्शियल नेचर के होते हैं, जिसको मनी के टर्म्स में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, जो फाइनेंशियल कैरेक्टर के होते हैं। तो हम अगर सिंपल वर्ड्स में अगर बताएं कि अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे, इट इज अ मीडियम ऑफ लैंग्वेज। भैया अकाउंटिंग भी एक लैंग्वेज है, जिस तरह से आप इंग्लिश सीखते हो इस तरह से अकाउंटिंग भी एक लैंग्वेज है। अकाउंटिंग एक लैंग्वेज है। अगर हम इसकी अगर बात करें, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग की अगर बात करें, अकॉर्डिंग टू AICPA, इसका मतलब होता है बेटा अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स। अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू AICPA, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स, अकाउंटिंग मीन्स, अकाउंटिंग मीन्स इट इज आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। एक बात ध्यान रखिएगा बेटा, जब भी अगर हम बात करते हैं अकाउंटिंग मीन्स इट इज आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, ये अकाउंटिंग क्या है,
चीजों को सबसे पहले अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं, ये एक कला है रिकॉर्डिंग। उसके बाद क्लासिफाइंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। समराइजिंग, सबसे पहले हम रिकॉर्डिंग करते हैं। बेटा रिकॉर्डिंग करने को हम अकाउंट्स में कहते हैं जर्नल, ये ध्यान रखिएगा। किसी भी चीज को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अगर आप रिकॉर्ड करते हो उसको आप जर्नल बोलते हो। लेजर को बेटा हम बोलते हैं, क्लासिफाइंग को हम लेजर बोलते हैं। लेजर का मतलब पोस्टिंग करना। क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग सिग्निफिकेंट मैनर। सिग्निफिकेंट मैनर एंड ट्रांजेक्शन विच आर इन फाइनेंशियल कैरेक्टर इज कैरेक्टर, फाइनेंशियल कैरेक्टर इज कॉल्ड एज अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है? इट इज अ आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। जब किसी भी चीज को आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं हम उसको बोलते हैं अकाउंटिंग की लैंग्वेज में जर्नल बोलते हैं। और उसके बाद हम क्लासिफिकेशन करते हैं। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है सिमिलर नेचर के जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं उसको आप सिमिलर प्लेस पे लेकर के जाते हो। जैसे कैश से रिलेटेड अगर कुछ भी ट्रांजेक्शन हो तो कैश बुक में जाएगा, परचेज से रिलेटेड अगर कोई भी ट्रांजेक्शन है तो परचेज बुक में जाएगा, अगर सेल्स से रिलेटेड कोई भी ट्रांजेक्शन है तो सेल्स बुक में जाएगा। इस तरह से आप अलग अलग करके आप क्लासीफाई करते हो। उसके बाद आप क्या करते हो? ट्रायल बैलेंस बनाते हो। ट्रायल बैलेंस का मतलब क्या होता है? समराइजिंग ऑफ ऑल द ट्रांजेक्शन। और उसके बाद आप क्या करते हो लास्ट में? ट्रांजेक्शन कैसे होना चाहिए? फाइनेंशियल कैरेक्टर के होना चाहिए। और लास्ट में आपका ऑब्जेक्टिव देखो, हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंटिंग करने के पीछे एक ही ऑब्जेक्टिव होता है। आप भी जानते हो कि अकाउंटिंग आप क्यों करते हो। रीजन बिहाइंड कि हर ऑर्गेनाइजेशन साल के आखिरी में 31 मार्च को ये जानना चाहते हैं कि हमारे बिजनेस ने कितना प्रॉफिट कमा करके दिया, कितना लॉस कमा करके दिया। तो ये जानने के लिए हम अकाउंटिंग करते हैं। अकाउंटिंग करने से आपका बुक्स ऑफ अकाउंट सिस्टमेटिक तरीके से आप रिकॉर्ड कर सकते हो। हम उसको बोलते हैं अकाउंटिंग। चलिए आगे बात करते हैं कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं अकाउंटिंग के। तो हम उसकी बात करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। हेडिंग डालिएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है अकाउंटिंग की? अकाउंटिंग का कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहला क्या होता है? इट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ये आपको फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है बेटा। टू डिटरमाइन प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल इट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल
इंफॉर्मेशन टू यूजर्स। टू सपोर्ट द मैनेजमेंट, ये मैनेजमेंट को सपोर्ट करती है। दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। सबसे पहला क्या है? फाइनेंशियल कैरेक्टर, ये आपको फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। और एक बात ध्यान रखिएगा, अकाउंटिंग में उन्हीं चीजों को आप रिकॉर्ड कर सकते हो जिसको मनी के टर्म्स में आप मेजरमेंट कर सकते हो। ऐसे कैरेक्टर को ही आप रिकॉर्ड करते हो जो इसको मनी के टर्म्स में आप मेजरमेंट कर सकते हो। और अकाउंट्स में उन चीजों की ही रिकॉर्ड होती है जो फाइनेंशियल कैरेक्टर्स के होते हैं, जो कॉमर्शियल नेचर के होते हैं, जिसकी इकोनॉमिक वैल्यू होती है। आप डोमेस्टिक नेचर के ट्रांजेक्शन को आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करोगे। तो ये ध्यान रखना है कि जो अकाउंटिंग के ट्रांजेक्शन होने चाहिए फाइनेंशियल कैरेक्टर के होने चाहिए। बार्टर सिस्टम, बार्टर सिस्टम आपको पता होगा कि जब गुड्स के बदले में गुड्स की एक्सचेंज गुड्स के साथ अगर हम करते हैं उसको बोलते हैं बार्टर सिस्टर। तो यहां पर जो आप रिकॉर्ड करोगे ये ट्रांजेक्शन कैसे होना चाहिए? फाइनेंशियल कैरेक्टर के होने चाहिए। और हर ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव होता है कि साल के आखिरी में मुझे बिजनेस ने कितना प्रॉफिट कमा करके दिया, क्या लॉस हुआ, इसके बारे में जानना चाहते हैं। इसके लिए अकाउंटिंग करते हैं बेटा। तो अकाउंटिंग करना बहुत जरूरी है। और आपको पता होगा कि बिजनेस में बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं, ये सारे ट्रांजेक्शन को रिमाइंड कर पाना बहुत मुश्किल होती है। इसलिए हम रिकॉर्डिंग करते हैं सो डैट अगर आप, ये एक तरह का अकाउंटिंग एक तरह का एविडेंस भी है लीगल एक्शन के लिए। आप इसको, और ये मैनेजमेंट को सपोर्ट भी करती है और जिससे कि मेमोरी आपकी रिप्लेस होती है। तो इस तरह की चीजें हैं जो आप कैरेक्टरिस्टिक्स में आप लिख सकते हो। तो सबसे पहला क्या? इट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। सेकंड जो है डिटरमाइन प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद है इट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू यूजर्स एंड सपोर्ट टू द मैनेजमेंट, ये मैनेजमेंट को सपोर्ट करती है। उसके बाद आप इसमें लिख सकते हैं इट रिकॉर्ड्स दोज ट्रांजेक्शन विच आर फाइनेंशियल कैरेक्टर। और मॉनेटरी वैल्यू। दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। चलिए आगे हम बात करते हैं कि कुछ ऑब्जेक्टिव होता अकाउंटिंग का। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का क्या ऑब्जेक्टिव होता है? देखो, किसी भी काम को करने के पीछे आपका ऑब्जेक्टिव है। आप लोग भी पढ़ाई करने के लिए आए हो, आपका भी ऑब्जेक्टिव है कि अच्छे नंबर से आपको पास करना, अच्छे नंबर अचीव करना और अकाउंट्स में अच्छा आपका कमांड होना, ये आपका ऑब्जेक्टिव है। अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है? सबसे पहला नंबर पे लिखेंगे टू डिटरमाइन प्रॉफिट और लॉस। भाई अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है बेटा उद्देश्य। आपका पर्पज क्या है? आप अकाउंटिंग क्यों करते हो? ताकि आप जानना, हर ऑर्गेनाइजेशन साल के आखिरी में 31 मार्च को जानना चाहती कि हमारी बिजनेस ने क्या कमा करके दिया। तो हमें अगर डिटरमाइन करना है प्रॉफिट एंड लॉस, तो इसके लिए हम क्या बनाएंगे? अकाउंटिंग करेंगे। टू डिटरमाइन फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। सबसे पहला क्या है? डिटरमाइन प्रॉफिट एंड लॉस। सेकंड में क्या करना? फाइनेंशियल पोजीशन। अगर फाइनेंशियल पोजीशन की अगर बात करें बेटा, तो हम बात करते हैं बैलेंस शीट। और क्या ऑब्जेक्टिव हो सकता है?
टू सपोर्ट ऑफ मैनेजमेंट। भैया मैनेजमेंट को भी सपोर्ट करना अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव होता है। उसके बाद टू सपोर्ट लीगल एविडेंस। तो ये सारे दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। ये सारे ऑब्जेक्टिव है बेटा अकाउंटिंग का, अकाउंटिंग करने की, क्योंकि कोई कोई भी काम करने के पीछे ऑब्जेक्टिव होता है। तो अकाउंटिंग करने का ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट एंड, हर ऑर्गेनाइजेशन जानना चाहती है कि साल के आखिरी में उसको कितना बिजनेस ने कमा करके दिया, प्रॉफिट एंड लॉस। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव जो आपका हो गया ये। सेकंड, डिटरमाइन फाइनेंशियल पोजीशन, आपकी कंपनी की बैलेंस शीट कैसी है, फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। और ये मैनेजमेंट को भी सपोर्ट करती है, अगर अकाउंटिंग किया हुआ है तो ये मैनेजमेंट को भी सपोर्ट करती है। और कल को अगर आप मान लो, अगर बिजनेस में आप जानते हो कि बिजनेस में कई बार आपको लोन की रिक्वायरमेंट पड़ती है, तो एक तरह से लीगल एविडेंस है जिसके तहत आप आगे काम भी कर सकते हो। इवन कल को अगर बैंक में भी दिखाना है तो आपके पास एक लीगल डॉक्यूमेंट होगा। दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। चलिए बेटा आगे आप डिस्कस करते हैं अकाउंटिंग के एडवांटेजेस क्या है। एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग, फायदे क्या है? बिना फायदे का कोई काम करते हैं क्या? फायदे। अकाउंटिंग के फायदे क्या है? सबसे पहले टू रिप्लेस मेमोरी। अब बताओ, अकाउंटिंग आप इसलिए कर रहे हो ताकि आप बिजनेस में एक ही ट्रांजेक्शन तो होता नहीं कि आपको याद करने की जरूरत है। बहुत ज्यादा ह्यूज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स होते हैं जिसको याद करना मुश्किल होता है, डिफिकल्ट होता है। इसलिए आप अकाउंटिंग किए होगे, जब आप चीजों को रिकॉर्ड किए होगे तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको रिप्लेस करने की जरूरत, ये मेमोरी को रिप्लेस करता है। जब अगर आपको जरूरत पड़ेगा तो आप उस ट्रांजेक्शन को देख सकते हो, क्योंकि लिखित रिटन में होगी, तो आप उसको ये रिप्लेस करती हैं मेमोरीज। उसके बाद सिस्टोमेटिक, टू प्रोवाइड्स सिस्टोमेटिक ऑफ ट्रांजेक्शन। उसके बाद टू कंपेरेबल, आप कंपैरिजन कर सकते हो लास्ट ईयर के प्रॉफिट्स को, इस साल के प्रॉफिट्स आप कंपैरिजन कब कर सकते हो? जब आपके पास रिटन फॉर्म में लिखित में अकाउंटिंग होगी, तभी तो कंपैरिजन करोगे। पिछले लास्ट ईयर आपके बिजनेस ने क्या कमा करके दिया और इस साल आपके बिजनेस ने क्या प्रोवाइड किया, उसकी कंपैरिजन भी आप कर सकते हो। कब? जब आपके पास अकाउंटिंग होगी। ये क्या है? अकाउंटिंग के एडवांटेजेस हैं। इसके बाद बेटा टू फैसिलिटेट मैनेजमेंट, मैनेजमेंट कह लो या स्टाफ कह लो, ये सारे के सारे बेटा क्या है? एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। ये सारे एडवांटेजेस हैं। उसके बाद हम बात करते हैं बेटा ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के कई सारे ब्रांचेस होती हैं, तो हम बात करते हैं ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के क्या ब्रांचेस हैं? तो सबसे पहला बेटा फाइनेंशियल अकाउंटिंग,
फाइनेंशियल अकाउंटिंग, उसके बाद बेटा कॉस्ट अकाउंटिंग, एंड तीसरा जो है बेटा मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है? जो फाइनेंस से रिलेटेड, जो फाइनेंस में डील करता है, इट रेफर्स टू मेंटेन सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शंस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट बेटा। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है? मेंटेन सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। जो फाइनेंशियल कैरेक्टर्स के होते हैं, हम उसको रिकॉर्ड करते हैं फाइनेंशियल अकाउंट में। कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है बेटा? ये एक मार्कर है। अगर मुझे इसका एक ओरिजिनल कॉस्ट अगर निकालना हो तो हम क्या पढ़ेंगे? कॉस्ट अकाउंटिंग। किसी भी प्रोडक्ट का अगर आपको एक कॉस्ट पता करना है तो आप कॉस्ट अकाउंटिंग की हेल्प लोगे टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट की कॉस्ट अगर जानना हो बेटा तो हम कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ते हैं। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जब अकाउंटिंग करोगे आपके पास चीजें रिटन फॉर्म में होंगी तो इससे आप मैनेजमेंट को ट्रांसफर भी कर सकते हो टू सपोर्ट दी मैनेजमेंट। ये मैनेजमेंट को भी बेटा सपोर्ट करता है। क्लियर है बेटा? आगे बढ़े, चलिए। तो यहां तक आप ध्यान रखिएगा कि ब्रांचेस की अगर हम बात करें, अकाउंटिंग की कितनी ब्रांच हो सकती है? तो पहला है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, सेकंड है कॉस्ट अकाउंटिंग, और तीसरा जो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। आप ध्यान रखिएगा जब आप आगे बीकॉम की पढ़ाई करेंगे तो बीकॉम का फर्स्ट ईयर जो है वहां पर आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग की पढ़ाई करते हो, और जब आप सेकंड ईयर में जाते हो, सेकंड सेमेस्टर में जाते हो तो आपको कॉस्ट अकाउंटिंग की पढ़ाई करनी होती है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी है। तो आगे सारे ही जितनी भी ब्रांचेज अभी आप देख रहे हो, वन बाई वन करके आप जैसे आगे फर्दर स्टडीज करोगे तो सारा आपको समझ में आ जाएगा कि क्या होता है एक्चुअल में, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद थोड़ा सा बेटा हम रूल की बात कर लेते हैं। जब अकाउंटिंग के बारे में हमने समझ ही लिया अकाउंटिंग होता क्या है, अकाउंटिंग की प्रोसेस क्या होता है, एडवांटेजेस क्या होता है, ये सारा बेसिक्स पॉइंट है। थोड़ा सा हम बात करते हैं बेटा इसके रूल्स की, एक्चुअल में रूल होता क्या है। लेकिन एक बात पहले ध्यान रखिए बेटा, अगर अकाउंट्स में आपकी कमांड बनाना है, अकाउंट्स में अच्छा स्कोर करना है और अकाउंट्स आपको बेहतरीन बनाना है, तो इसके लिए सबसे पहले आपका देखो अकाउंट्स जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस पे चलती है। सबसे पहले आपका बेटा जर्नल पे कमांड होना चाहिए। जब जर्नल आपकी अच्छी होगी, आपका लेजर पे कमांड होना चाहिए। उसके बाद आता है बेटा ट्रायल बैलेंस, और उसके बाद आता है बेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखो बेटा, जर्नल को हम कहते हैं सब्सिडरी बुक। हम इसको सब्सिडरी बुक कहते हैं, क्यों? जर्नल हम सबसे पहले बुक्स फर्स्ट टाइम हम रिकॉर्ड करते हैं। आपको मैंने क्या, सबसे पहले मैंने क्या बताया बेटा कि आप अकाउंटिंग में सबसे पहले, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग।
आप किसी भी चीज को रिकॉर्ड करते हो। अकाउंट्स में रिकॉर्ड करने को हम बोलते बोलते हैं बेटा जर्नल। सबसे पहले बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आप पहले रिकॉर्डिंग करते हो, रिकॉर्डिंग का मतलब जर्नल होता है। फिर मैंने क्या बताया, रिकॉर्डिंग के बाद आप क्लासिफिकेशन करते हो, तो ये क्या होता है बेटा, हम इसको बोलते हैं रिकॉर्डिंग, हम इसको बोलते हैं बेटा क्लासीफाइंग। ट्रायल बैलेंस को बेटा बोलते हैं समोराइजिंग। और फाइनल अकाउंट को हम बोलते हैं रिजल्ट, हमें पता करना हो तो रिजल्ट फाइंड आउट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जर्नल बनाते हैं, जर्नल को हम रिकॉर्डिंग कहते हैं। आप अकाउंटिंग की डेफिनेशन को समझो। सबसे पहला आपने क्या पढ़ा, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करने का, रिकॉर्ड करने का कला जो है वो जर्नल कहलाती है। उसके बाद आप लेजर में करते हो, उसको क्लासिफाई करते हो, फिर ट्रायल बैलेंस, समराइजिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंट स्टेटमेंट। तो सबसे पहले अगर आपका जर्नल पे अच्छी कमांड होगा, जब आप एंट्रीज अच्छे से बना लोगे, जब इसमें आप गलती नहीं करोगे, तो आपका लेजर, क्योंकि जर्नल से ही आप लेजर पे आते हो, जब लेजर पे अच्छी कमांड आपकी होगी तो आप यहाँ से ट्रायल बैलेंस अच्छे से बना पाओगे, आपकी गलतियां नहीं होगी, कुछ सीक्वेंस में चलेगा। जर्नल अगर आपका ठीक नहीं है तो लेजर सही नहीं होगा, लेजर अगर करेक्ट नहीं होगा तो आपको ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा, ट्रायल बैलेंस अगर मैच नहीं करेगा तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपकी करेक्ट नहीं होगी। इस तरह से सीक्वेंस में चलती है। तो बेटा इन सभी पे आपको वन बाई वन करके आपकी कमांड होनी चाहिए। जिन भी बच्चों की अगर अकाउंट्स वीक है तो मैं उनको ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि सबसे पहले आप जर्नल पे कमांड बनाएं, जब आपकी इस पे हो जाए तो उसके बाद लेजर बनाओ, लेजर जब अच्छे से आप कर पा रहे हो उसके बाद बनाओ ट्रायल बैलेंस। जब ट्रायल बैलेंस को अगर अच्छे से अगर बना लेते हो, जब आप गलतियां नहीं कर पाते हो, जब आप आइडेंटिफाई कर लेते हो कि ये डेबिट नेचर के ट्रांजेक्शन, ये क्रेडिट है, उसके बाद आप आते फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मैं आपको बताता हूँ, देखो मैंने अकाउंटिंग का डेफिनेशन को ही तोड़ करके टुकड़ों में आपको समझाने का प्रयास किया है कि रिकॉर्डिंग क्या होती है, क्लासिफिकेशन क्या होता है, समराइजिंग क्या होता है, और रिजल्ट ऑफ क्या होता है। भैया हर ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव यही होता है कि भैया हम बिजनेस क्यों कर रहे हैं, ताकि बिजनेस करने के पीछे हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कि साल के एंड में हमारे बिजनेस ने क्या प्रॉफिट दिया और क्या लॉस दिया। समझ के, इसी के लिए हम अकाउंटिंग करते हैं। और अकाउंटिंग जो हमारे पास एक है सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन। तो इस तरह से आपको सारे पॉइंट्स सीक्वेंस में चलना है। अगर इसमें अगर आपकी दिक्कत होगी तो आपको आगे दिक्कत आएगा। चलिए हम बात करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कौन कौन सी चीजें आती है। चलिए यहां तक बेटा आप नोट कीजिएगा, मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। अब हम बात करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। स्टेटमेंट लिखते जाइएगा बेटा। और जो भी बच्चे अगर ये वीडियोस को देख रहे थे, प्लीज मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि लिख करके आप नोट्स बनाएं, और लिख करके पढ़ाई करोगे तो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। क्योंकि आप अकाउंटिंग का डेफिनेशन भी आपने देखा है कि चीज़ों को रिकॉर्ड करना है। तो अगर आप लिखोगे तो चीज़ें माइंड में रहेंगी, अगर भूल भी जाओगे तो उसको रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, चलिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की अगर हम बात करें बेटा, तो इसको हम यहाँ पर देखो, सबसे पहले हम इसमें बनाते हैं बेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है बेटा, एकदम आराम से लिखे, रिलैक्स होकर के, कोई टेंशन नहीं, आराम से। देन उसके बाद पहले बनाओ ट्रेडिंग अकाउंट, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। बैलेंस शीट को बेटा हम ऐसे भी लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में, और पी एंड एल को हम पी एंड एल अकाउंट ऐसे भी लिखते हैं। ये सारे नॉमिनल नेचर के होते हैं बेटा। अब ध्यान रखिएगा, जब भी हम अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की अगर हम बात करते हैं बेटा, तो हमारे पास ट्रेडिंग अकाउंट ख्याल आता है, फिर उसके बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, उसके बाद बैलेंस शीट। तो अगर हम अगर बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, तो ट्रेडिंग अकाउंट का फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू फाइंड आउट ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। देखो ट्रेडिंग अकाउंट आप इसलिए बनाते हो, और ट्रेडिंग अकाउंट में हम डायरेक्ट नेचर के ट्रांजेक्शन को लेते हैं, जो भी विच आर रिलेटेड टू फैक्ट्री, विच आर रिलेटेड टू डायरेक्ट। हम इसमें कौन सा एक्सपेंस लेते हैं बेटा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस।
जब आपको मैं ट्रेडिंग अकाउंट बनाऊंगा तो वहाँ पे सारे फॉर्मेट्स भी बताऊंगा कि ट्रेडिंग अकाउंट बनाते कैसे हैं, फॉर्मेट क्या होता है इसका, इसमें कौन से ट्रांजेक्शन हमें लेना है, किस तरह के रिकॉर्डिंग करनी है। तो एक बात का ध्यान रखना कि ट्रेडिंग अकाउंट में हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस लेते हैं विच आर रिलेटेड टू फैक्ट्री। और ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के पीछे आपका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट, जिसको हम बोलते हैं बेटा जीपी, और जीएल का मतलब लॉस। तो ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस आप निकालते हो ट्रेडिंग अकाउंट से। उसके बाद आप बनाते हो बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू फाइंड आउट नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। या तो आप नेट प्रॉफिट जानना चाहते हो और नेट लॉस। भैया एक बात बताओ, अगर डायरेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट में से अगर हम इनडायरेक्ट खर्चे को अगर माइनस कर देते तो हमारे पास क्या आ जाता है, नेट प्रॉफिट आ जाता है। ग्रॉस प्रॉफिट जो आप निकालोगे, जो आप ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट निकालोगे, अगर उसमें से इनडायरेक्ट खर्चे अगर निकाल दोगे तो आपका आ जाएगा नेट प्रॉफिट। और नेट प्रॉफिट को हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और बैलेंस शीट की अगर हम बात करें बेटा तो इट इज अ पोजिशनल स्टेटमेंट, इट इज अ पोजिशनल स्टेटमेंट। पोजिशनल स्टेटमेंट की बात करें तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट। एक बात ध्यान रखिएगा, बैलेंस शीट जो है आपकी एसेट की वैल्यू ज्यादा होना चाहिए लाइबिलिटीज। इन्वेस्टर उन कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जिसकी फाइनेंशियल कंडीशंस या बैलेंस शीट या फाइनेंशियल पोजीशन ठीक हो। इट मींस कि एसेट उसके पास ज्यादा हो, लायबिलिटीज कम हो, संपत्ति ज्यादा हो और देने के लिए कम हो। ऐसे कंपनी रिलायबल माने जाते हैं बेटा, ट्रस्टेड माने जाते हैं। ऐसे ही कंपनी में इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं, वो नहीं चाहते कि मेरा पैसा कल को डूब जाए। ये ध्यान रखिएगा। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बैलेंस शीट किसी भी कंपनी का सही होना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए उसके बाद हम आगे प्रोसीड करते हैं, यहां तक आप लिखिएगा। हमने बताया कि ट्रेडिंग अकाउंट, हमने बताया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसके बाद मैंने बैलेंस शीट के बारे में बताया बेटा। देखो ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम बोलते हैं बेटा इनकम स्टेटमेंट। ये ध्यान रखिएगा बेटा, आपको आगे काम देगा इनकम स्टेटमेंट, क्योंकि ये ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस और नेट प्रॉफिट के बारे में बताता है, इसलिए दीज आर द इनकम स्टेटमेंट। अगर इनकम स्टेटमेंट अगर बोले बेटा तो ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और अगर आपको बोले पोजिशनल स्टेटमेंट तो बैलेंस शीट। ये एमसीक्यूज में आपको पूछा जाएगा। ठीक है, यहां तक नोट कीजिएगा। तो मैं अगेन आपको रिपीट करना चाहूंगा कि आपके जर्नल पे अच्छी कमांड होना चाहिए। उसके बाद आप लेजर बनाओगे, लेजर से आप ट्रायल बैलेंस बनाते हो, और उसके बाद आप फाइनल अकाउंट्स बनाते हो, जिसमें आपने अभी देखा ट्रेडिंग अकाउंट, पी एंड एल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ठीक है, इस तरह से हम करेंगे। बेटा मैं ऑफलाइन क्लासेस में भी पढ़ाता हूँ, और बेसिकली मैं आपको बताऊं अकाउंटिंग इक्वेशन से पहले, क्योंकि मैं ऑफलाइन के बच्चों, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, ये अकाउंटिंग इक्वेशन कराने से पहले मैं बच्चों को कराता हूँ जर्नल एंट्रीज। उसके बाद जब मैं अकाउंटिंग इक्वेशन कराता हूँ तो ईजिली बच्चे कर लेते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको स्टार्ट कराऊंगा बेटा जर्नल से। जर्नल क्या होता है, जर्नल के फॉर्मेट क्या होता है, आप एंट्री को कैसे रिकॉर्ड करोगे, तो सबसे पहले हम ये करेंगे। एक बात ध्यान रखिएगा, जर्नल के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। जर्नल जो है पहली बार हम बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, तो हम सबसे पहले बनाएंगे बेटा फॉर्मेट ऑफ जर्नल। फॉर्मेट ऑफ जर्नल।
डेट, डेट पार्टिकुलर्स, LF, वो डेबिट अमाउंट्स एंड क्रेडिट अमाउंट्स. जर्नल हैज 5 कॉलम, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ. पहला कॉलम जो आपका होगा डेट का होगा, पार्टिकुलर्स जहां पर आप उसके बारे में बताओगे कि एंट्री क्या होती है, LF. एक बात ध्यान रखिए कि जब जर्नल बनाओगे बेटा, जब जर्नल बनाओगे तो LF लिखोगे, और जब लेजर बनाओगे तो GF लिखो, क्योंकि जर्न आपकी बुक्स में आपका नाम नहीं आएगा, क्योंकि यहां पर क्या जर्नल बना रहे हो, तो यहां पर आप क्या लिख रहे हो, LF. LF मीन्स लेजर, लेजर फोलियो. लेजर फोलियो का मतलब होता है बेटा पेज नंबर. अकाउंट्स में बहुत सारे ट्रांजेक्शन होता है, तो खोजना बड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए हम सीरियल नंबर सीक्वेंस के थ्रू हम चलते हैं. तो जब भी अगर जर्नल बनाओगे तो आप उसके फॉर्मेट में LF लिखोगे, और जब लेजर बनाओगे तो उसके फॉर्मेट में, क्योंकि जर्नल में जर्नल का नाम तो नहीं आएगा, तो यहां पर LF आएगा, और जब लेजर बनाओगे तो आप लिखोगे JF. ये ध्यान रखिएगा. ये बेटा इसके फॉर्मेट है जर्नल का, आप इसको बना लीजिएगा. इस तरह से पहले इसको बनाओ बेटा. जर्नल के पास 5 कॉलम होते हैं. ऊपर आप लिखोगे, अगर किसी भी मान लो मिस्टर एक्स का है, तो इन द बुक्स ऑफ मिस्टर एक्स जर्नल एंट्रीज, इस तरह से आप लिखोगे. मान लो अगर हम किसका कर रहे हैं, मिस्टर एक्स का, तो इन द बुक्स ऑफ मिस्टर एक्स. मिस्टर एक्स इन द बुक्स ऑफ मिस्टर एक्स, तो जिस पार्टी का नाम होगा उसका पार्टी का नाम ऊपर आप लिखोगे, और इस तरह से आप बनाओगे. ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं. उसके बाद बेटा हम बात करते हैं कुछ अकाउंटिंग रूल की, क्योंकि आपको भी पता है अकाउंट जो है किसी रूल्स एंड रेगुलेशन पे चलता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के ऊपर चलता है, तो आपको रूल्स एंड रेगुलेशन इसका पता होना चाहिए. चलिए, सबसे पहले हम लिखेंगे अकाउंटिंग रूल. रूल्स, अकाउंटिंग रूल्स लिखो बेटा. आप पहले लिखिएगा, एक पहला है बेटा जिसको हम बोलते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच. ट्रेडिशनल अप्रोच अकाउंटिंग. सेकंड जो है बेटा मॉडर्न अप्रोच. मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग. ट्रेडिशनल का मतलब ये पुराने अप्रोच है, ओल्ड है, और मॉडर्न का मतलब न्यू, जिसको अमेरिकन और डायमंड अप्रोच भी हम बोलते हैं. चलिए, इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं कुछ अकाउंट्स का. सबसे पहला अकाउंट्स जो है बेटा पर्सनल अकाउंट्स. पर्सनल अकाउंट. सेकंड में हम समझेंगे बेटा रियल अकाउंट्स.
पर्सनल अकाउंट का मतलब क्या होता है? नेम ऑफ पर्सन्स, नेम ऑफ एंटरप्राइज, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो किसी भी पर्सन्स का अकाउंट को हम क्या कहते हैं? पर्सनल अकाउंट कहते हैं। इसका रूल क्या कहता है बेटा, देखेंगे हम। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। जो चीज आप रिसीव कर रहे हो, जो चीज आपको प्राप्त हो रहा है, जो चीज आपके पास आ रहा है, आप उसको अकाउंट्स में क्या करोगे? डेबिट करोगे। और क्रेडिट द गिवर, जो चीज आपके पास से जा रहा है, कैश इज गोइंग इन द बिजनेस, आपके पास से जा रहा है, आप उसको क्या करोगे बेटा? क्रेडिट करोगे। उसके बाद हम बात करते हैं रियल अकाउंट्स। इसका रूल क्या कहता है? डेबिट व्हाट कॉम्स इन, क्रेडिट वॉज गोज, कैश इज कमिंग इन द बिजनेस। जो चीज आपके पास आ रही है बेटा, आप उसको डेबिट करोगे, और जो चीज आपके पास से जा रही है उसको क्रेडिट करोगे। कैश अगर आ रहा है तो डेबिट करोगे, कैश जा रहा है तो आप उसको क्रेडिट करोगे। ये ट्रेडिशनल अप्रोच कहता है, पर्सनल अकाउंट्स, रियल अकाउंट्स। आगे हम बात करते हैं नॉमिनल अकाउंट्स। नेक्स्ट पेज में लिखेंगे बेटा नॉमिनल अकाउंट्स। नॉमिनल अकाउंट्स का बेटा रूल है डेबिट ऑल expenses and losses, credit all incomes and gains। नॉमिनल जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पीएनएल अकाउंट इज द नॉमिनल नेचर, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में आप क्या करते हो? सारे खर्चे लेते हो, और उसके बाद क्रेडिट साइड में आप क्या लेते हो? सारे इनकम एंड गेन्स लेते हो। तो डेबिट, जो भी चीज आपके बिजनेस में खर्चा हो रही है या लॉस हो रहा है, उसको बेटा आप डेबिट करोगे। और जो चीज आपके पास इनकम और गेन जो आपको रिसीव हो रही है, जो आपके पास इनकम और गेन से नेचर के ट्रांजेक्शन, उसको आप क्रेडिट करोगे। ये तो बेटा कौन सा रूल बताता है? ये बताता है ट्रेडिशनल अप्रोच। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं मॉडर्न अप्रोच। दोनों ही अप्रोच से अगर आप करेंगे तो आपका आंसर सेम आएगा, आंसर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट फिर भी अगर एग्जाम में अगर क्वेश्चंस में गिवन है कि आपको बनाना है जनरल एंट्री इन दी अप्रोच ऑफ ट्रेडिशनल अप्रोच, या ट्रेडिशनल अप्रोच से ही आपको बनाना है, तो ही आपको यूज करना है ट्रेडिशनल अप्रोच, वरना आपको मॉडर्न अप्रोच ही हमेशा यूज करना है। उससे आपकी गलतियां एक भी नहीं होगा। ठीक है। और रियल लाइफ में भी आगे भी आपको क्लास 12th में भी आपको जो आप अकाउंट्स बनाओगे तो मॉडर्न अप्रोच 100% काम करता है। कोई भी एंट्री ले आराम से बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग बेटा, मॉडर्न अप्रोच क्या होता है? ध्यान रखिएगा। एसेट एक्सपेंसेस और LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की हम बात नहीं कर रहे हैं। एल फॉर, ये मेरा खुद का इन्वेंशन है, एल फॉर लाइबिलिटी, आई फॉर इनकम, सी फॉर कैपिटल। ध्यान रखो, लाइबिलिटी, इनकम, कैपिटल, कैपिटल, लाइबिलिटी, इनकम, कैपिटल्स। अब ध्यान रखिए, एसेट और एक्सपेंस की वैल्यू अगर बेटा बिजनेस में अगर इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज, ये इसका एरो है बेटा,
अगर आपके बिजनेस में एसेट की वैल्यू और एक्सपेंस की वैल्यू, आप ध्यान रखिएगा, ट्रेडिशनल अप्रोच अगर गिवन है तभी करना, वरना आपको इस चीज का ध्यान रखिए, कोई भी एंट्री में आपको दिक्कत नहीं आएगा। एसेट और एक्सपेंस की वैल्यू अगर बढ़ती है बेटा, तो आप इसको क्या करते हो, डेबिट। डेबिट को बेटा आप डीआर से रिप्रेजेंट करते हो। और एसेट और एक्सपेंस की वैल्यू अगर बेटा डिक्रीज होती है, इसका सिंबल ये है डिक्रीज्ड, तो आप इसको करते हो क्रेडिट, जिसको सीआर से आप डिनोट करते हो। इस तरह से आप करोगे। बट एल आई सी, लाइबिलिटी इनकम कैपिटल, अगर बेटा अगर इसकी वैल्यू क्या हो रही, इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज का मतलब, तो आप इसको क्रेडिट करोगे बेटा। और अगर इसकी वैल्यू अगर बेटा डिक्रीज हो रही है, तो आप इसको करोगे डेबिट बेटा। पूरे ही अकाउंट्स में जितने भी आपके पास जर्नल एंट्रीज है लेकर के आइए, आपका सारा एंट्रीज आपका बनेगा इस अप्रोच के बेस पे। तो आप ध्यान रखिएगा, एसेट और एक्सपेंस की अगर वैल्यू अगर बिजनेस में अगर कभी भी बढ़ती है तो आप डेबिट करोगे, और इसकी वैल्यू अगर कम होती है बेटा, तो आप उसको क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। एल आई सी, लाइबिलिटी इनकम कैपिटल्स, अगर इसकी अगर वैल्यू अगर बढ़ती है तो क्रेडिट करना है बेटा, अगर कम होती है तो इसको आप क्या करोगे, डेबिट करोगे बेटा। देखो बेटा, अभी मैंने आपको बताया पर्सनल अकाउंट, ट्रेडिशनल अप्रोच में पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट्स क्या कहते हैं, डेबिट व्हाट कॉम्स इन एंड क्रेडिट वॉज गोज आउट। और उसके बाद नॉमिनल अकाउंट्स क्या कहता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। और मॉडर्न अप्रोच मैंने आपको बताया, मॉडर्न अप्रोच में इन चीज़ों का ध्यान रखना है, आपका सारा एंट्री बनेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा बेटा, अकाउंट्स जो है ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। ड्यूल का मतलब होता है बेटा डबल एंट्री सिस्टम, हम इसको बोलते हैं ड्यूल का मतलब होता है बेटा डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री, हर एक्शन, आपने साइंस में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि हर एक्शन का अपोजिट रिएक्शंस होगा, इसी तरह से अकाउंट्स में भी हर डेबिट का अपोजिट, अगर एक साइड अगर आप डेबिट करते हो, डेबिट को डीआर से रिप्रेजेंट करते हैं, और क्रेडिट सीआर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर एक चीज अगर डेबिट हो रही है बेटा, तो दूसरा चीज को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। अगर डबल एंट्री सिस्टम की अगर हम बात करें तो लुकास पेक्योलिनी गिव इट इज अ गिवन बाय डबल एंट्री सिस्टम गिवन बाय लुकास पेक्योली, इन्होंने दिया था। आप लोगों ने तराजू वगैरह देखा होगा जिसकी दोनों साइड क्या होती है, बैलेंस होती है। तो अकाउंट्स में अगर डबल एंट्री सिस्टम की अगर बात करें हम, तो दोनों साइड क्या होता है, बैन। एक होता सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, जहां पर जिसको हम बोलते हैं अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, और एक होता डबल एंट्री सिस्टम जहां पर एक डेबिट का आपको अपोजिट क्रेडिट करना ही पड़ेगा। तो ये चीज का आपका ध्यान रखना है, हर एक्शन का अपोजिट रिएक्शन की तरह ही आपको डेबिट का क्रेडिट करना ही पड़ेगा। डेबिट मस्ट बी इक्वल टू क्रेडिट। चलिए कुछ एंट्री देख लेते हैं। गुड्स परचेज ऑफ रुपीज
5 लाख। बताओ इसका एंट्री क्या होगा। इसका एंट्री क्या होगा। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। परचेज्ड इन कैश। बेटा ये नरेशन होता है। नरेशन किसी भी ट्रांजेक्शन को एक्सप्लेन करता है। परचेज हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है। अब देखो एक्सपेंस की वैल्यू बढ़ी है तो हमने क्या करा, डेबिट करा। कैश हमारे लिए क्या है बेटा, एसेट है। एसेट की वैल्यू क्या हो गया, कम हो गया। कम होने से हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। इस तरह से आपको एंट्री करना है। दुनिया का कोई भी एंट्री करो, आपको दिक्कत नहीं आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका एंट्री है, ट्रांजेक्शन है। अब इसकी एंट्री बनाना है। कैश अकाउंट डेबिट सेल्स अकाउंट। कितना बेटा, गुड्स सोल्ड। ये आपका एंट्री। अब देखो यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं। कैश आपके लिए क्या है, एसेट है। एसेट की वैल्यू क्या हुई, बढ़ी है। बढ़ने पे क्या करते हो, डेबिट। सेल्स क्या है, आपके लिए इनकम है। इनकम की वैल्यू बढ़ती है तो क्या करते हो, क्रेडिट। आप आराम से देख लीजिए, दुनिया का कोई भी एंट्री आप ले आओ, आराम से बन जाएगा। फर्नीचर परचेज ऑफ ₹40,000। बताओ आपने फर्नीचर परचेज करा है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था बेटा, आपने परचेज किया था, बट यहाँ पर नाम भी स्पेसिफाई है कि आपने क्या परचेज करा, तो फर्नीचर परचेज करा। जब भी अगर बेटा एसेट के बारे में लिखा हो तो आप क्या करोगे, परचेज नहीं लिख करके आप नाम लिखोगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट ₹40,000, 40,000 टू कैश being furniture purchased for cash। इस तरह से बेटा आपको करना। अब देखो यहाँ पर फर्नीचर आपके लिए क्या है बेटा, एसेट है। बताइए एसेट की वैल्यू बढ़ी है, बढ़ने पे क्या करते हो, डेबिट करते हो। ठीक है। कैश आपके लिए क्या है, एसेट है।
एक एसेट की वैल्यू बढ़ रही है, बढ़ने वाले को डेबिट किया जाता है, कम होने वाले को आप क्या करते हो, क्रेडिट करते हो। यही आप एंट्री आप जा करके जितनी भी, मैं आपको विथ एक्सप्लेनेशन, मैं आपको दोनों को इवेल्युएट करके बता रहा हूं ताकि आपको दिक्कत नहीं है। कोई सा भी एंट्री कर लीजिए। अगर जर्नल पे बेटा अगर आपकी कमांड होगी तो आप लेजर अच्छा से बना पाओगे। जब आपकी लेजर आप सही से कर पाओगे तो आपको ट्रायल बैलेंस मैच करेगा। जब ट्रायल बैलेंस अगर मैच करेगा तो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक होगी। तो ये 3-4 चैप्टर ऐसे हैं, 3-4 टॉपिक ऐसे हैं जो बेसिक्स है, पूरा अकाउंट्स का बेस है। तो इस पे आपकी स्ट्रेंथ होना बहुत जरूरी है। अगर इस पे स्ट्रेंथ अगर आपकी नहीं है तो आप आगे अकाउंट्स में दिक्कत आना ही आना है। बहुत सारे बच्चे से मैं ऑफलाइन क्लासेस में जब पढ़ाता हूँ तो पूछता हूँ कि बेटा क्या दिक्कत है और नंबर क्यों कम आया। बहुत सारे बच्चे ऐसे 12th में 11th पास करके आते हैं, कहते हैं सर 40 नंबर 50 नंबर आया। पूछता हूँ क्या दिक्कत है, तो एंट्री नहीं आता। क्या नहीं आता, तो लेजर नहीं आता। उन बच्चों को पहले मैं इन सभी को बेसिक्स कराता हूँ, देन आफ्टर मैं उसको कराता हूँ आगे। उसके बाद उनकी स्ट्रेंथ एकदम से बढ़ जाती है। आप क्लास 11th में पढ़ करके जाते हो ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, और जब आप पहुंचते हो क्लास 12th में, क्लास 11th एक बेसिक लेवल है बेटा, क्लास 11 से अकाउंट्स स्टार्ट होती है, और क्लास 12th में जो एडवांस लेवल होते हैं। तो जब आप बेसिक्स आपके स्ट्रांग नहीं होगी तब 100% गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ आप क्लास 12th में आप फंसेंगे ही फंसेंगे। जब आप ट्रेडिंग बनाते हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो और बैलेंस शीट बनाते हो, और जब 12th में आप जाते हो तो सबसे पहला चैप्टर जो है आपका पार्टनरशिप अकाउंटिंग, आप वहां पर बनाते हो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल करेंट अकाउंट, फिक्स कैपिटल फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल के बीच में डिफरेंस। तो ये सभी तभी कर पाओगे जब मैं जो चीज बता रहा हूं बेटा, और लिख करके प्रैक्टिस करना। जिस भी टाइम पे आप फ्री हो उसी टाइम पे वीडियोस को देखना, और एक एक करके सारा जो भी मैंने नोट्स लिखवाया प्लीज उसको लिखना, और लिख करके प्रैक्टिस करोगे तो आपका ही भला है बेटा। ठीक है, मैं आप लोगों के लिए ही ये कर रहा हूं। चलिए, गुड सोल्ड टू मिस्टर एक्स, हमने सामान बेचा है। बेटा एक कैश में ट्रांजेक्शन होती है और एक क्रेडिट में होता है। अब बताओ यहां पर आपको क्या पैसा रिसीव हुआ है, नहीं हुआ है, तो यहां पर आप क्या करोगे। अगर कैश रिसीव होती, क्योंकि अगर आप कैश में सेल करते हो तो आपको कैश रिसीव होता है, लेकिन यहां पर आपके पास डेटर है, मिस्टर एक्स को आपने सामान बेचा है। मिस्टर एक्स आपके लिए एसेट है, कल कोई पैसे आपको देगा। अब बताओ मिस्टर एक्स क्या करोगे, मिस्टर एक्स अकाउंट डेबिट 50,000 रुपये से टू सेल्स अकाउंट बेटा। और नरेशन जरूर लिखना, being sold to मिस्टर एक्स। ये नरेशन जो है ना, ये आपके ट्रांजेक्शन और एंट्रीज को एक्सप्लेन कर देता है। बीइंग गुड्स सोल्ड टू मिस्टर एक्स। देखो यहां पर मिस्टर एक्स, आप देखो मिस्टर एक्स आपके लिए क्या है बेटा, डेटर है। इसकी वैल्यू बढ़ी तो आप डेबिट करें। सेल्स आपके लिए क्या है, इनकम है बेटा। जितनी भी एंट्री मैंने बताया है एक एक करके आप करो, एक भी एंट्रीज में आपको दिक्कत नहीं आएगा। और बाकी यहां तक आप लोग करो। उसके बाद मैं आपको जर्नल के बाद जो नेक्स्ट जो आता है लेजर आता है, और बाकी प्रैक्टिस करो। इसके अलावा और भी मैं आपको एंट्रीज वगैरह कराऊंगा। यहाँ तक आप रिवीजन करते रहना, और उसके बाद जर्नल का फॉर्मेट जरूर बना करके करना। फॉर्मेट के साथ करना, फॉर्मेट मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो जर्नल आप जब करोगे तो फॉर्मेट के साथ करना, यहाँ तक की प्रैक्टिस करो। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से, कि मैं इस चैनल पे आपको क्लास 11th का अकाउंट्स भी कराने वाला हूँ। उसके बाद इकोनॉमिक्स में बच्चों को दिक्कत रहती है, और बिजनेस स्टडीज़ भी मैं कराऊंगा। तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि मैं सारे वीडियोस आपको ऑन टाइम आपके पास पहुंच सके। ठीक है, चलिए आज के लिए यहीं पे मैं अपनी क्लास को स्टॉप करता हूँ। बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच।